अध्याय 235 यांग कबीला। यांग यी की आंखों में हत्या की भावना चमक उठी जब उसने अधेड़ उम्र के आदमी को हमला करते देखा। वह मुसीबत खड़ी करने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह मुसीबत से डरने वाला भी नहीं था। तो जब यांग ये उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने पहुंचा, तो उसने अपनी तलवार निकाली और बिना किसी रोक टोक के वार करना शुरू कर दिया, और यह बहुत तेजी से किया गया। वायलेट स्पिरिट अभी अभी उस अधेड़ उम्र के आदमी के हाथ के संपर्क में आई थी, तभी वह एकदम से डर गया। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनुभव करना। आसपास के लोगों की अचंभित निगाहों के सामने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बाहें हवा में उड़ने लगीं और खून बहने लगा। यह अंत नहीं था। एक सुनहरी चमक चमकी, और फिर अधेड़ उम्र के आदमी ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं। पलक झपकते ही उसका सिर उसकी गर्दन से अलग हो गया। दर्शक यह दृश्य देखकर तुरंत दंग रह गए। एक राजा रैंक विशेषज्ञ को एक प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ ने ऐसे ही तुरंत नष्ट कर दिया। दूसरी ओर यांग योंग ऐसा लग रहा था मानो वह वहीं जम गया हो। वह अधेड़ उम्र के उस आदमी को घूर रहा था जो बिना सिर के जमीन पर लेटा हुआ था। वह यांग योंग का तीसरा चाचा था, जो राजा के राज्य का विशेषज्ञ था। वह ऐसे ही तुरंत नष्ट हो गया। यह कैसे संभव हो सकता है? कुछ ही समय में यांग योंग अपने सदमे से उबर गया, क्योंकि यांग ये ने उसे देखा था। जब उसने यांग ये की निगाहों को देखा, तो यांग योंग का पूरा शरीर कांप उठा, और फिर वह सहज रूप से कुछ कदम पीछे हट गया। फिर उसने डर के मारे कहा, तुम क्या करने की सोच रहे हो? मैं यांग कबीले का सदस्य हूँ। मेरे चचेरे भाई यांग सोंग और यांग फैंग असेंशन माउंटेन रेंज पर गए हैं। वे बेहद ताकतवर हैं। वे यांग योंग की आवाज़ सुनते ही यांग ये ने अचानक अपनी हरकतें रोक दी, क्योंकि उसे लगा कि ये दोनों लोग जाने पहचाने लग रहे हैं। कुछ देर सोचने के बाद यांग ये को तुरंत उनकी याद आ गई। क्या ये दोनों लोग यांग कबीले के शिष्य नहीं थे जो मुझे लूटना चाहते थे? यांग ये ने यांग योंग की ओर देखा और फिर अपना सिर हिला दिया। इस यांग कबीले को शाही राजधानी की 4 महान शक्तियों में से एक कहा जाता है, लेकिन इसके सभी शिष्य ऐसे क्यों हैं? यांग योंग को जब यांग ये को हिलते डुलते रुकते देखा तो वह दिल से खुश हो गया, और उसने सोचा कि यांग ये अपने चचेरे भाइयों से डर गया है, जिनका उसने जिक्र किया था। उसे तुरंत आत्मविश्वास महसूस हुआ, और जब उसने आत्मविश्वास से बात की तो उसकी रीढ़ की हड्डी भी सीधी हो गई। बच्चे, अगर तुम अभी घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। अन्यथा, भले ही तुम तलवार संप्रदाय के अनुयायी हो, मेरा यांग कबीला निश्चित रूप से तुम्हारे पूरे परिवार का सफाया कर देगा। यांग योंग की आवाज़ सुनकर यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। जब वह हमला करने ही वाला था, तो जियाओ यू एर अचानक यांग योंग के सामने आ गई, और फिर उसने यांग योंग को थप्पड़ मारा और फिर गुस्से से चिल्लाई, बेवकूफ, जल्दी से भाई यांग से माफी मांगो। क्या तुम मरना चाहते हो? वह इस बेवकूफ और बदचलन शिष्य को मरते हुए देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह उसे मरने नहीं दे सकती थी, क्योंकि अगर वह मर गया तो यांग कबीला निश्चित रूप से अपना गुस्सा जियाओ कबीले पर निकालेगा। उस समय जियाओ कबीला वास्तव में विनाश के कगार पर होगा। आसपास के दर्शकों ने यांग योंग को देखते ही अपना सिर हिला दिया। यह यांग योंग वाकई बहुत बेवकूफ है। क्या तलवार संप्रदाय आपके यांग कबीले को एक प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ को मारने की अनुमति देगा, जो एक राजा क्षेत्र विशेषज्ञ को मारने में सक्षम है? इसके अलावा, क्या अब आपकी जान उसके हाथों में नहीं है, फिर भी आपने उसे धमकी दी? इतना बेवकूफाना काम करने के लिए आपको कितना बेवकूफ होना चाहिए? यांग योंग जियाओ यू एर द्वारा मारे जाने से स्तब्ध था, और फिर वह तुरंत उन्माद में आ गया। उसने जियाओ यू एर की ओर इशारा किया और उन्मादपूर्ण तरीके से दहाड़ लगाई। तुमने वास्तव में उसके लिए मुझे मारा? कुतिया, तुम दोनों मरने वाले हो। तुम्हारा जियाओ कबीला भी नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे दोनों परिवार नष्ट हो जाएंगे। जियाओ यू एर ने यांग योंग को देखा, अपना सिर हिलाया, और फिर यांग ये की ओर देखने लगी। फिर उसने विनती की, भाई यांग ये ने एक बार फिर उसे बीच में रोका और कहा, युवा मिस जियाओ, मैं समझती हूँ कि आपका क्या मतलब है, और मैं आपकी चिंताओं को समझती हूँ। लेकिन ऐसा लगता है कि आप शुरू से ही कुछ भूल गई हैं। यह मैं नहीं थी, यांग ये, जो उसके साथ परेशानी की तलाश करना चाहती थी, और यह वह है जो मेरे साथ परेशानी की तलाश करने पर जोर देता है। फिर भी आपने लगातार और बार बार मुझसे दया दिखाने के लिए कहा है। यह बहुत उचित नहीं है ना? यांग ये वास्तव में अपने हर रिश्ते और दोस्ती को संजोकर रखता था। इसलिए जब शियाओ यू एर ने उससे दया दिखाने के लिए कहा था, तो उसने पहली बार दया दिखाई थी। हालांकि इस बार वह निश्चित रूप से इस कूड़े के टुकड़े को मार डालेगा, भले ही यह कूड़े का टुकड़ा मूल विद्यालय के गुरु का बेटा ही क्यों न हो। अपने पूरे जीवन में वह हमेशा अपने परिवार को धमकी देने वाले लोगों से सबसे अधिक नफरत करता था। जियाओ यू एर ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, मुझे खेद है भाई यांग। यू एर वास्तव में इस बार स्वार्थी व्यवहार कर रहा था। हालांकि मैं अभी भी आपको मेरे सामने उसे मारने की अनुमति नहीं दे सकता।
जब उसने यहाँ तक बात की तो उसने अपनी कलाई घुमाई और एक मध्यम श्रेणी की तकनीक तावीज उसके हाथ में दिखाई दी, इससे पहले कि वह कहती, भाई यांग, मेरा वास्तव में आपके साथ दुश्मनी करने का कोई इरादा नहीं है। कृपया हमारे पिछले रिश्ते के लिए विचार करते हुए चले जाएं, ठीक है। यांग ये ने मुस्कुराते हुए देखा कि जियाओ यू एर ने उन तकनीक तावीज़ों को वापस ले लिया है, और वह एक पल के लिए हंसा, फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, युवा मिस जियाओ, सच कहूं तो मैं वास्तव में हमारे बीच की दोस्ती को संजोता हूं। लेकिन अब ऐसा लगेगा कि यह थोड़ा एक तरफा था। जब यह ऐसा है तो ऐसा ही हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये अचानक मौके पर गायब हो गया और उसने यांग योन की ओर विस्फोटक रूप से गोली चलाई जो जियाओ यू एर के पीछे था। यांग ये को हमला करते देख जियाओ यू एर की आंखों में संघर्ष का भाव झलक उठा। हालांकि जब उसने जियाओ कबीले के बारे में सोचा तो उसने झिझकना बंद कर दिया और यांग ये पर ताबीज फेंक दिया। यह हवा में फैल गया और थोड़ा हिलने लगा, इससे पहले कि यह एक अर्धचंद्राकार हवा के ब्लेड में बदल गया, जो यांग यी की ओर नीचे की ओर गिर गया। ठीक है, उसे मार डालो, उसे मार डालो, यांग योन पागलों की तरह चिल्लाया जब उसने जियाओ यू एर को यांग ये पर एक तकनीक तावीज फेंकते देखा। यांग ये ने अपना सिर हिलाया जब उसने देखा कि वह उस पर ताबीज फेंक रही है, और जब उसने फिर से उसकी ओर देखा तो उसकी निगाहें पूरी तरह से बर्फीली हो गई थीं। उसने अपनी तलवार खींची और वार किया और हवा का ब्लेड तुरंत टुकड़ों में कट गया। उसके बाद उसकी गति बिल्कुल भी कम नहीं हुई क्योंकि वह तुरंत जियाओ यू एर के सामने आ गया। अपनी कलाई को मोड़कर वायलेट स्पिरिट जियाओ यू एर के गले के सामने क्षैतिज रूप से लेट गया, लेकिन थोड़ी देर तक उसे देखने के बाद उसने अंत में ऐसा नहीं किया। उसका स्वरूप चमक उठा और तुरंत शियाओ यू एर के पीछे आ गया, और फिर उसने वायलेट स्पिरिट को झटका दिया और यांग योन के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसका सिर काट दिया। अपनी तलवार के एक ही वार से यांग योन को खत्म करने के बाद यांग ये पलटा और शहर के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक रुक गया और फिर उसने कहा, युवा मिस जियाओ, इस बार मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार अपना दोस्त माना था, और मैं यांग ये एक दोस्त या प्रियजन के लिए अपने सिद्धांतों को बदल सकता हूँ। लेकिन अब से हम दोस्त नहीं हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये तेजी से शहर की ओर चल पड़ा। यांग ये की बात सुनकर जियाओ यू एर खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक पाए। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मुझे उस दुष्टयान के यहाँ आने और अपने चचेरे भाइयों का इंतजार करने के निमंत्रण पर सहमत नहीं होना चाहिए था। ठीक उसी समय जब यांग ये शहर में प्रवेश करने वाला था, अचानक चांदी के कवच में सैनिकों का एक समूह शहर के भीतर से बाहर आया और फिर उन्होंने यांग ये को घेर लिया। जब समूह का नेतृत्व करने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने यांग योन की लाश को जमीन पर देखा तो उसकी आंखें तुरंत पूरी तरह से लाल हो गईं। कुछ ही देर में वह यांग ये की ओर देखने के लिए मुड़ा और फिर उसने एक क्रूर भाव से देखा, मेरे यांग कबीले का तलवार संप्रदाय के साथ अच्छा रिश्ता है। चूंकि तुम तलवार संप्रदाय के शिष्य हो तो तुमने मेरे यांग कबीले के शिष्य को मारने के लिए हमला क्यों किया? भले ही वह गलत था, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उसे सबक नहीं सिखा सके और उसे मारना ही पड़ा? तो तुम्हें पता है कि यह उसकी गलती है। यांग ये ने उपहास के साथ हंसते हुए कहा, लगता है कि तुम उस आदमी को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। जब तुम उसे इतनी अच्छी तरह से जानते हो तो तुमने उसे ठीक से शिक्षित क्यों नहीं किया और उसे अपने कबीले से निकलकर मौत के मुंह में जाने दिया? अधेड़ उम्र के आदमी ने अचानक पूछा, तुम ही यांग ये हो? यह सुनकर यांग ये थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और फिर उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला? यांग ये का जवाब सुनकर अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर क्रूर भाव बहुत कम हो गए और फिर उसकी आंखों में एक समझ से परे भाव आ गया जब वह यांग ये को देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने यांग ये पर एक गहरी नजर डाली और कहा, तुम्हें वास्तव में उसे नहीं मारना चाहिए था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अन्य लोगों को साथ लेकर चला गया। यांग ये की भौहें और भी कसकर सिकुड़ गईं। पहले तो वह हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन अधेड़ उम्र के आदमी ने अचानक ऐसा व्यवहार किया। उसका क्या मतलब था? यांग ये पूरी तरह से हैरान था। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, यह सब सोचना बंद कर दिया और शाही महल की ओर चल दिया। कुछ ही देर में यांग ये शाही महल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। इस समय यहाँ लोगों की संख्या उस समय की तुलना में बहुत कम थी जब प्रतियोगिता अभी अभी शुरू हुई थी। शाही महल के बाहर चौक के बीच में एक विद्वान और सुसंस्कृत अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा हुआ कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। यांग यी ने जब इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा तो वह दंग रह गया और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं, क्योंकि यह विद्वान और सुसंस्कृत अधेड़ उम्र का व्यक्ति वास्तव में ग्रैंड किन साम्राज्य का प्रधानमंत्री लीसी था। यांग ये आगे बढ़े, लीसी को थोड़ा सा झुकाया और फिर अपनी हथेली पलट दी। 30 किंग रैंक इनकोर लीसी के सामने मेज पर दिखाई दिए। अध्याय 236 तावीज मास्टर एसोसिएशन में वापसी। लीसी ने यांग ये की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और फिर कहा,
युवा भाई, आपको यह समझना चाहिए कि आप जितने अधिक किंग रैंकिनकोर का उत्पादन करेंगे, प्रतियोगिता के दूसरे दौर में लॉटरी निकालते समय उन अत्यंत दुर्जय राक्षसी प्रतिभाओं का सामना करने की आपकी संभावना उतनी ही कम होगी। इसके विपरीत, आप जितने कम किंग रैंक इनकोर का उत्पादन करेंगे, आपके लिए उन प्रतिभाशाली शिष्यों का सामना करना उतना ही आसान होगा। यह सुनकर यांग ही की भौहें तन गईं, और फिर उसने कहा, वरिष्ठ, यदि यह ऐसा है, तो क्या यह उन स्वतंत्र साधकों और तुलनात्मक रूप से निम्न साधना स्तर वाले प्रगाढ़ साधकों के प्रति बहुत अनुचित नहीं होगा? निष्पक्षता। लीसी ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा भाई, इस दुनिया में पूर्ण निष्पक्षता जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है। यांग ये मुस्कुराया और कहा, कई मौकों पर दुनिया में कोई न्याय नहीं होता। असेंशन रैंकिंग विशेषज्ञों के लिए मंच है, और यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए यथार्थवादी नहीं है जिसके पास प्रमुखता हासिल करने के इरादे से इसमें भाग लेने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है। लेकिन पहली असेंशन रैंकिंग से लेकर अब तक, अभी भी अपर्याप्त ताकत वाले अनगिनत लोग इस उम्मीद के साथ भाग लेने आए हैं कि वे प्रमुखता हासिल करने के लिए इस मंच पर भरोसा कर सकते हैं। हालांकि, इसका नतीजा यह है कि अनगिनत युवा लोग जो आशाजनक भविष्य रखते हैं, वे इस मंच पर नष्ट हो जाते हैं। लोग अपनी ताकत की सीमाओं का एहसास क्यों नहीं कर सकते और उन चीजों को करने पर जोर क्यों नहीं देते जो उनकी पहुंच से परे हैं? ली सी ने कहा। यांग ये ने कहा, वरिष्ठ ने जो कहा वह निश्चित रूप से समझ में आता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो हमें करनी ही पड़ती हैं, भले ही हमें स्पष्ट रूप से पता हो कि ऐसा करने से हमारी मृत्यु हो सकती है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे लिए अपनी जान देकर बचाने और लड़ने के लायक हैं, है ना? लीसी ने यांग ये की ओर देखा और फिर सिर हिलाकर कहा, युवा भाई की बातें उचित हैं। वास्तव में, इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के योग्य हैं। जब उन्होंने यहाँ तक बात की, तो लीसी ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक लोहे की पट्टिका यांग ये की ओर उड़ी, इससे पहले कि वह बोले, यह दूसरे दौर में भाग लेने के लिए आपकी पहचान का प्रमाण है। इसे गलत जगह न रखें। मुझे उम्मीद है कि यंग ब्रदर अब से 3 दिन बाद असेंशन रैंकिंग में एक अच्छा स्थान प्राप्त करने में सक्षम होगा। यांग ये को लौह प्लेग प्राप्त हुआ, और फिर उसने लीसी को थोड़ा सा झुकाया और फिर वह मुड़ा और चला गया। जब यांग ये वहां से चला गया, तो सोने का कवच पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति लीसी के पास आया। तुम क्या सोचते हो? सोने का कवच पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने लीसी को घूरते हुए यह सवाल पूछा। लीसी ने कहा, उसका स्वभाव और ताकत दोनों ही खराब नहीं हैं। हालांकि, उसके लिए फूल महल को नाराज करना थोड़ा भी उचित नहीं है। भले ही मेरा ग्रैंड किन साम्राज्य एक दिन इन संप्रदायों और कुलों के खिलाफ कदम उठाएगा, लेकिन अभी समय नहीं है। इसलिए, मेरा सुझाव है कि उसे छोड़ दिया जाए। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, बेहतर होगा कि आप पुनर्विचार करें। लीसी की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, और फिर वह उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखने के लिए मुड़ा और फिर बोला, क्यों? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कुछ देर तक गहराई से सोचा और फिर कहा, मैं इसका कारण नहीं बता सकता, और मुझे बस यही लग रहा है कि वह सरल नहीं है। इसके अलावा, असेंशन माउंटेन रेंज पर स्काउट्स की रिपोर्ट के अनुसार, उसने योरान से लड़ाई की, और न केवल वह पराजित रहा, बल्कि वह बिना किसी नुकसान के पीछे हट गया। योरान के अलावा, उसने युआन टोंग से भी लड़ाई की। भले ही वह एक वंचित स्थिति में आ गया था, फिर भी वह बिना किसी नुकसान के पीछे हटने में सक्षम था। इसके अलावा, वह डाकबीस्ट साम्राज्य के मानव डिपोफर्स और डाकबीस्ट दोनों के संयुक्त पीछा से बचने में सक्षम था। क्या आपको लगता है कि यह केवल उस रहस्यमय डाकबीस्ट की वजह से है? लीसी चुप हो गए। वे स्वाभाविक रूप से असेंशन माउंटेन रेंज में होने वाली हर चीज से अवगत थे। यांग ये के कारनामों के बारे में पता चलने के बाद, उन्होंने यांग ये की जांच शुरू कर दी थी। जब ग्रैंड किन साम्राज्य जैसे विशालकाय व्यक्ति को उसकी जांच करने के लिए इस्तेमाल किया गया, तो यांग ये की पहचान और उसके और फ्लावर पैलेस के बीच की दुश्मनी उनके सामने उजागर हो गई। वह यांग ये से भी संतुष्ट था। यांग ये ने इतनी कम उम्र में ही तलवार की मंशा को समझ लिया था, इसलिए भविष्य में उसकी उपलब्धियां असाधारण होने वाली थीं। अगर यांग ये ग्रैंड किन साम्राज्य में शामिल हो जाता, तो ग्रैंड किन साम्राज्य के पास भविष्य में एक और विशेषज्ञ होता। लेकिन दुर्भाग्य से, यांग ये का दुश्मन फ्लावर पैलेस था। यांग ये के चरित्र के साथ, यांग ये को साम्राज्य में शामिल करने और उसके लिए खुद को मौत के घाट उतारने का एकमात्र तरीका यांग ये की मां को बचाना होगा। हालांकि, यांग ये के लिए फ्लावर पैलेस के साथ दुश्मनी करना एक ऐसा सौदा था जो ग्रैंड किन साम्राज्य के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं था। संक्षेप में, यांग ये ने अभी जो मूल्य प्रकट किया वह अभी भी अपर्याप्त था, और यह ग्रैंड किन साम्राज्य को उसके लिए फ्लावर पैलेस को अपमानित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। लीसी ने फिर भी अपना सिर हिलाया और कहा, आपको मेरे ग्रैंड किन साम्राज्य और अन्य संप्रदायों के बीच संबंधों के बारे में स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। अगर मेरा ग्रैंड किन साम्राज्य बिना किसी उचित कारण के 6 महान शक्तियों में से किसी के खिलाफ कोई जल्दबाजी में कदम उठाता है, तो वे निश्चित रूप से सेना में शामिल हो जाएंगे, और यह हमारे ग्रैंड किन साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कुछ देर तक गहराई से सोचा और फिर बोला, उसके पास एक रहस्यमयी डाकबीस्ट भी है।
यह डाकबीस्ट ग्रैंड मायरीड पर्वतों में डाकबीस्ट रेस के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। लीसी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि तलवार संप्रदाय के ताओवादी जुई ने उस बच्चे से उस रहस्यमय डाकबीस्ट के बारे में क्यों नहीं पूछा जब वह प्रकट हुआ था? क्यों? लीसी ने जवाब नहीं दिया, बल्कि एक सवाल के साथ जवाब दिया। क्या आपको लगता है कि डाकबीस्ट साम्राज्य से अस्तित्व डाकबीस्ट साम्राज्य को खतरे में डालने की अनुमति देगा? मध्यम आयु वाले व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। तो वह रहस्यमय डाकबीस्ट एक आपदा है। कोई भी शक्ति जो इसे प्राप्त करती है, उसे डाकबीस्ट साम्राज्य के उन्मत्त हमलों का सामना करना पड़ेगा। यही कारण है कि तलवार संप्रदाय के दाववादी जुई ने उस रहस्यमय डाकबीस्ट को प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। लीसी ने कहा, विशेष रूप से हमारा ग्रैंड किन साम्राज्य। यदि हमारा ग्रैंड किन साम्राज्य इसे प्राप्त करता है, तो मैं गारंटी देता हूं कि डाकबीस्ट साम्राज्य का अस्तित्व तुरंत उनके और हम मनुष्यों के बीच के सभी समझौतों को तोड़ देगा और फिर सभी डाकबीस्ट ग्रैंड मायरीड पर्वत छोड़ देंगे। तुम्हारा मतलब है कि डाकबीस्ट साम्राज्य का अस्तित्व पहले से ही यांगे पर अपनी नजरें गड़ा चुका है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ी। लीसी ने सिर हिलाया और कहा, यही असली वजह है जिसकी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। उसमें विशेषज्ञ बनने की क्षमता है, लेकिन यह भविष्य की बात है। आखिरकार अब फ्लावर पैलेस ही उसका एकमात्र दुश्मन नहीं है। ओरिजिन स्कूल, गोस्ट सेक्ट और डाकबीस्ट एम्पायर भी हैं। अगर उसके पास असाधारण कर्म भाग्य नहीं है, तो सिर्फ टेलिस्मैन मास्टर एसोसिएशन ही उसकी रक्षा करने में असमर्थ होगी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अचानक कहा, क्या होगा यदि वह आरोही रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त कर ले? तब हमारा ग्रैंड किन साम्राज्य उसे फंसाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लीसी ने कहा, लेकिन क्या यह संभव भी है? इस वर्ष की आरोही रैंकिंग एक ऐसा चरण होने जा रही है जो मूल विद्यालय, मेरे साम्राज्य की शाही अकादमी और 2 महलों के शिष्यों से संबंधित है। मुझे आशा है कि ऐसा होगा। मध्यम आयु वर्ग का आदमी धीमी आवाज में बोला। शाही महल से निकलने के बाद यांग ये तावीज मास्टर एसोसिएशन में पहुंच गया। वह वहां पहुंचा ही था कि उसके गुरु लिन शान ने उसे घसीटकर एक हॉल में ले जाया। पिछली बार की तरह हॉल में कई बूढ़े बैठे थे। बच्चे, क्या तुम जानते हो कि इस बार तुमने खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया है? लिन शान ने धीमी आवाज में कहा और यांग ये को देखा, जिसके चेहरे पर हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी। मुसीबत? यांग ये स्तब्ध रह गया, और फिर उसने हैरान स्वर में कहा, गुरुजी, क्या परेशानी? क्या आपके पास कोई रहस्यमयी डाकबीस्ट है? लिन शान ने धीमी आवाज में पूछा। बैंगनी मिंग उजागर हो गया था, इसलिए यांग ये ने इसे छिपाया नहीं और तुरंत सिर हिलाया, और फिर उसने कहा, यह छोटे साथी से संबंधित है। बेशक यह है, लिन शान ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, बच्चे, यह मत सोचो कि तुम आराम से रह सकते हो क्योंकि तुम ग्रैंड मायरीड पर्वत से सुरक्षित लौट आए हो। बस एक पल के लिए इसके बारे में सोचो, अगर तुम ग्रैंड मायरीड पर्वत के जानवर सम्राट होते, तो क्या तुम एक डाकबीस्ट को, जो डाकबीस्ट साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, एक इंसान के हाथों में पड़ने देते? मैं नहीं करूंगा, यांग ये ने ईमानदारी से जवाब दिया। जब आप जानते हैं कि वह ऐसा नहीं करेगा, तो फिर आप इसे वापस क्यों लाए? लिन शान थोड़ा हताश हुआ, और उसने कहा, क्या आप जानते हैं कि जानवर सम्राट कितना भयानक है? उसकी ताकत तलवार संप्रदाय के दाववादी जुई के बराबर है। मास्टर, क्या मैं अंत में सुरक्षित वापस नहीं लौटी? यांग ये ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा, चूंकि वह जानवर सम्राट इस स्तर का विशेषज्ञ है, तो वह शायद मेरे जैसी चींटी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा, है ना? लिन शान ने जोर से हंसते हुए कहा, बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे मालिक का दिल सदमे से लगभग उछलकर बाहर आ गया था जब मुझे पता चला कि तुम्हारे पास वास्तव में एक रहस्यमयी डाकबीस्ट है? उस समय मैं तुम्हारा शरीर वापस लाने और तुम्हें दफनाने के लिए पहले से ही असेंशन माउंटेन रेंज जाने के लिए तैयार था। जानवर सम्राट वास्तव में तुम्हारे खिलाफ कोई कदम उठाने से कतराएगा, लेकिन वह उस रहस्यमयी डाकबीस्ट को किसी भी शक्ति के हाथों में नहीं पड़ने देगा, क्योंकि उस तरह से यह उसके डाकबीस्ट साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। अब तुम टेलिस्मैन मास्टर एसोसिएशन के सदस्य हो। बच्चे, क्या अब तुम समझ गए? यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या सीनियर जुई ने डाकबीस्ट एम्पायर के साथ कोई समझौता नहीं किया था? और वे मेरे साथ मुसीबत मोल लेने नहीं आएंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि वे अपने वचन से पीछे हट जाएं? मुझे नहीं पता कि वे ऐसा करेंगे या नहीं। लिन शान ने कहा, मुझे बस इतना पता है कि अगर तुम उस छोटे से साथी को अपने साथ रहने दोगे, तो तुम्हारे सामने आने वाली परेशानियां निश्चित रूप से और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है, बच्चे, उस छोटे से साथी को बाहर निकालो ताकि हम सब उसे देख सकें। मैं भी देखना चाहता हूं कि डाकबीस्ट वास्तव में ग्रैंड मायरीड पर्वतों के डाकबीस्ट कबीलों को रोकने में किस तरह सक्षम है। अध्याय 237 तावीज मास्टर एसोसिएशन छोड़ना। जब उन्होंने लिन शान को सुना, तो आसपास के सभी लोगों ने यांग ये की ओर देखा क्योंकि वे उस रहस्यमय डाकबीस्ट के बारे में बेहद उत्सुक थे जो ग्रैंड मायरीड पर्वत के डाकबीस्टों को भयभीत कर सकता था। जब यांग ये बोलने ही वाला था, तो मेजबान की सीट पर बैठे सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति, यांग ये के मार्शल अंकल ने अचानक कहा, बच्चे, अगर यह संभव है,
तो हमें उससे मिलने दो। चिंता मत करो, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यांग ये ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, वरिष्ठों, ऐसा नहीं है कि मैं आप सभी पर विश्वास नहीं करता, लेकिन यह वास्तव में इसके लिए सुविधाजनक समय नहीं है। इसके अलावा मैं इसके साथ दोस्त हूं और हम मालिक और नौकर नहीं हैं। दोस्त? सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी थोड़ा हैरान हुआ और फिर उसने कहा, बच्चे, तुम मुझे बता रहे हो कि तुम एक राजा रैंक डाकबीस्ट के दोस्त बन गए हो? यांग ये ने सिर हिलाया। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी और अन्य लोगों ने तुरंत अजीब भावों के साथ यांग ये को देखा। यह सर्वविदित था कि भले ही दक्षिणी क्षेत्र में मनुष्यों और डाकबीस्ट के बीच के रिश्ते को आग और पानी जैसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसे बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं माना जा सकता। जब तक मनुष्य ग्रैंड मायरीड पर्वतों में प्रवेश नहीं करते और डाकबीस्ट ग्रैंड मायरीड पर्वतों को नहीं छोड़ते, तब तक दोनों जातियां शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहेंगी। लेकिन अगर मनुष्य ग्रैंड मायरीड पर्वतों में प्रवेश करते हैं या डाकबीस्ट मानव दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो वे निश्चित रूप से एक दूसरे के निर्दयी विनाश को झेलेंगे। मनुष्य डाकबीस्ट के आंतरिक कोर पर कब्जा करना चाहते थे, जबकि डाकबीस्ट मनुष्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण थे। यह सर्वविदित था। फिर भी अब एक मानव और एक राजा रैंक डाकबीस्ट दोस्त बन गए थे। यह कुछ ऐसा था जो दक्षिणी क्षेत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाते हुए बोला, बच्चे, उस रहस्यमयी डाकबीस्ट के साथ तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा है। वह तुम्हारे लिए अपनी ही जाति के खिलाफ जा सकता है। यांग ये ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, मेरे और उसके बीच का रिश्ता वाकई बहुत अच्छा है। हम ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने साथ मिलकर जिंदगी और मौत का अनुभव किया है। दरअसल उसने उस छोटे से लड़के को सिर्फ दोस्त मानना कर दिया था। अब वह छोटा लड़का उसके दिल में पहले से ही एक प्यारा इंसान था, अपनी माँ और लिटिल याओ की तरह ही एक सच्चा प्यारा इंसान। जब उन्होंने यांग ये की बात सुनी, तो सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति और लिन शान ने एक दूसरे को देखा। अंत में लिन शान ने अपना सिर हिलाया, यांग ये की ओर देखने के लिए मुड़ा और कहा, बच्चे, हम मूल रूप से आपको उस रहस्यमय डाकबीस्ट से दूर रहने के लिए कहना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह असंभव है। लेकिन मास्टर अभी भी आपको सलाह देना चाहते हैं कि यदि संभव हो तो उसे जाने के लिए कहें। आखिरकार, अगर डाकबीस्ट साम्राज्य का सम्राट वास्तव में आपके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है, तो यहां तक तावीज मास्टर एसोसिएशन भी आपकी रक्षा करने में असमर्थ होगा। बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। आखिरकार, अगर जानवर सम्राट के स्तर का कोई विशेषज्ञ वास्तव में यांग ये के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था, तो जब तक कि दाओवादी जुई यांग ये की रक्षा करने के लिए हर समय यांग ये के साथ न रहे, अन्यथा यांग ये निश्चित रूप से मर जाएगा। बेशक यहां मौजूद सभी लोग इस बात से और भी ज्यादा चिंतित थे कि जानवर सम्राट अपना गुस्सा तावीज मास्टर एसोसिएशन पर निकाल देगा। भले ही टेलिस्मैन मास्टर एसोसिएशन को बीस्ट सम्राट से डर नहीं था, लेकिन वास्तव में ऐसा दुर्जय दुश्मन बनाने का कोई कारण नहीं था। इसे स्पष्ट रूप से कहें तो यांग यी के लिए डाकबीस्ट साम्राज्य जैसे विशालकाय को नाराज करने की वास्तव में कोई जरूरत नहीं थी। उन्हें हृदयहीन नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे एक संगठन का हिस्सा थे और यह उनके सभी हितों से जुड़ा था। अगर कोई लाभ नहीं था, तो वे यांग ये के लिए डाकबीस्ट साम्राज्य जैसे विशालकाय के साथ दुश्मन क्यों बने? यांग ये की क्षमता वास्तव में बहुत अच्छी थी, लेकिन अंत में इससे उन्हें कोई भौतिक लाभ नहीं मिला। तालिस्मन मास्टर एसोसिएशन बहुत एकजुट था, लेकिन यह परिस्थितियों पर निर्भर करता था। यांग ये ने उन पर नजर डाली। वह स्वाभाविक रूप से इन धूर्त लोमड़ियों के विचारों को समझ गया और उसने इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया। उसने वास्तव में ऐसा नहीं किया। शुरू से ही तावीज मास्टर एसोसिएशन ने पहले ही उसकी काफी मदद की थी। अब वह उसके लिए डाकबीस्ट साम्राज्य को नाराज करने के लिए तैयार नहीं था और वह समझ गया कि क्यों। आखिरकार उसके गुरु लिन शान के अलावा बाकी लोग उससे बिल्कुल भी संबंधित नहीं थे। तो किस आधार पर उन्हें उसके लिए डाकबीस्ट साम्राज्य के खिलाफ जाना चाहिए? यह दुनिया बहुत यथार्थवादी थी और यांग ये ने इस सिद्धांत को बहुत पहले ही समझ लिया था। जब उसने यहां तक सोचा, तो यांग ये ने अपनी कलाई घुमाई और उसका बिल्ला उसके हाथ में आ गया। उसने अपने तावीज मास्टर का बिल्ला मेज पर रखा और कहा, वरिष्ठों, अब मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वरिष्ठों की कठिनाइयों को समझता हूं और मैं आप सभी के लिए परेशानी खड़ी करने को तैयार नहीं हूं। अब से मैं तावीज मास्टर एसोसिएशन का सदस्य नहीं हूं। मैं यांग ये भविष्य में जो कुछ भी करूंगा, उसका तावीज मास्टर एसोसिएशन से कोई संबंध नहीं होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने लिन शान को एक शिष्य की तरह प्रणाम किया और फिर वह मुड़कर चला गया। जिस क्षण यांग ये ने अपना बैज वापस लिया, जब तक उसने ये शब्द बोलना समाप्त नहीं किया, यहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने उसे रुकने के लिए नहीं कहा। लिन शान के होंठ हिल गए थे, लेकिन उसने अंत में कुछ नहीं कहा। यांग ये के हॉल से चले जाने के बाद लिन शान ने मेजबान की सीट पर बैठे सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ भाई और आप सभी बूढ़े लोग, क्या अब आप खुश हैं?
सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने हल्की आह भरी और कहा, तावीज़ों के तावीज़ों में उसकी प्राकृतिक प्रतिभा वास्तव में बहुत ही राक्षसी है और मैं वास्तव में उसे छोड़ना नहीं चाहता। हालांकि अभी वह जिन परेशानियों का सामना कर रहा है वे वास्तव में बहुत अधिक हैं। फ्लावर पैलेस, घोस्ट सेक्ट और ओरिजिन स्कूल ने पहले ही उसे खत्म करने का इरादा जगा दिया है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अब उस रहस्यमयी डार्कबीस्ट के साथ शामिल है। डार्कबीस्ट साम्राज्य के लिए रहस्यमयी डार्कबीस्ट के खतरे के साथ बीस्ट सम्राट उसे जीवित रहने की अनुमति कैसे दे सकता है। तलवार दाव में उनकी प्राकृतिक प्रतिभा भी असाधारण है, लेकिन इन समस्याओं का सामना करते समय दाववादी सुई ने भी उनका साथ छोड़ दिया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो दाववादी जुई और बीस्ट सम्राट के बीच समझौता शायद ऐसा है जहां डार्कबीस्ट साम्राज्य यांग ये के खिलाफ तब तक कार्रवाई नहीं करेगा जब तक कि आरोही रैंकिंग समाप्त नहीं हो जाती। फ्लावर पैलेस, ओरिजिन स्कूल और घोस्ट सेक्ट ने भी शायद दाववादी जुई के साथ इसी तरह के समझौते किए हैं। दूसरे शब्दों में, एक बार आरोही रैंकिंग समाप्त हो जाने के बाद उसके बचने का व्यावहारिक रूप से कोई मौका नहीं है। यह ठीक इसी वजह से है कि लीसी, जो प्रतिभाओं को संजोने के लिए जाने जाते हैं, ने भी उनका साथ छोड़ दिया। लिनशान ने अचानक कहा, क्या होगा अगर वह आरोही रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त कर ले? सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, कोई अगर मगर नहीं है। इस साल की असेंशन रैंकिंग उन राक्षसी प्रतिभाओं के लिए एक मंच बनने जा रही है। भले ही उसने स्वॉर्ड इंटेंट को समझ लिया हो, लेकिन वह निश्चित रूप से उनसे अलग एक मंच होगा। उन राक्षसी प्रतिभाओं के पास जो ताकत है वह वाकई बहुत भयानक है। लिनशान ने आगे कुछ नहीं कहा। यांग ये की ताकत वाकई बहुत अच्छी थी, लेकिन उसे भी यकीन नहीं था कि यांग ये पहले को जब्त कर सकता है। क्योंकि चाहे वह युआन टोंग हो, किन्योरान हो या दो महलों और भूत संप्रदाय के अन्य शिष्य हों, उन सभी को उनके संबंधित संप्रदायों की पूरी ताकत के साथ पाला गया था। इन लोगों के पास साधना तकनीक, युद्ध तकनीक या साधना संसाधनों की कमी नहीं थी। लेकिन यांग ये के बारे में क्या? हॉल से बाहर निकलने के बाद यांग ये ने क्षितिज पर तैरते बादलों को देखने के लिए अपना सिर उठाया और फिर उसने एक गहरी सांस ली। अब से उसके पास कोई संगठन नहीं था, कोई समर्थन नहीं था और वह वास्तव में अकेला था। सच कहूं तो बार बार त्याग दिया जाना वाकई एक अप्रिय एहसास था, लेकिन चाहे यह कितना भी अप्रिय क्यों न हो, इससे बचा नहीं जा सकता था। क्योंकि उसके पास, यांग ये के पास जो ताकत थी वह कमजोर थी, फिर भी उसके दुश्मन बहुत दुर्जय थे। यह दुनिया ऐसी ही थी। ऐसी बहुत सी चीजें थी जिन्हें सहन करना पड़ता था, भले ही वह अप्रिय क्यों न हो, क्योंकि वह कमजोर था। अचानक यांग ये मुस्कुराया और कहा, तुम सभी अब मुझे नीची नजर से देखते हो, लेकिन वह दिन आएगा जब मैं तुम सभी को मेरे साथ संबंध बनाने के योग्य बना दूंगा। कितनी ऊंची भावनाएं। ठीक इसी समय यांग ये के पीछे से एक महिला की स्पष्ट और मधुर आवाज गूंजी। यांग ये ने पलटकर देखा कि सफेद बालों वाली बूढ़े आदमी की पोती, वह महिला बाई किंग, जो पिछले दिनों उसके साथ विवाद में आई थी, अचानक उसके पीछे आ गई थी। इसके अलावा छोटी शैतान, बाओ, एर और छोटी याओ, जिनसे वह लंबे समय से नहीं मिला था, बाई किंग के पीछे खड़ी थीं। तुम बहुत आश्वस्त हो, बाओ किंग ने यांग ये को देखते हुए कहा। यांग ये ने सीधे उसकी उपेक्षा की। उसका चेहरा चमक उठा और सीधे लिटिल याओ के सामने आ गया, इससे पहले कि वह उसके छोटे से सिर को सहलाता, और उसकी आंखों में एक कोमल भाव चमक उठा और उसने धीरे से कहा, लिटिल याओ बड़ी हो गई है। जब उसने यह सुना तो छोटी याओ, जो पहले से ही आंसुओं के कगार पर थी, यांग ये के आलिंगन में कूद पड़ी और उसने कहा, बड़े भाई, आरोही रैंकिंग के दूसरे दौर के शुरू होने में अभी 2 दिन बाकी थे। इन 2 दिनों के दौरान यांग ये ने साधना नहीं की और उसने अपना सारा समय लिटिल याओ और बाओ, एर के साथ बिताने में बिताया। यांग ये लिटिल याओ की प्राकृतिक प्रतिभा से थोड़ा हैरान था क्योंकि वह पहले से ही पहले स्वर्ग क्षेत्र में थी। भले ही यह उसके गुरु लिनशान के पालन पोषण के बिना नहीं हो सकता था, लिटिल याओ की प्राकृतिक प्रतिभा ने अभी भी यांग ये को थोड़ा शर्मिंदा महसूस कराया था। आखिरकार वह अब कितनी उम्र की थी? वह उसकी उम्र में भी गहरा नहीं था। लिटिल याओ की प्राकृतिक प्रतिभा के अलावा यांग ये भी बाओ, एर की तावीज बनाने की प्राकृतिक प्रतिभा से हैरान था, क्योंकि वह पहले से ही मध्यम श्रेणी के तकनीक तावीज बनाने में सक्षम थी। भले ही वे केवल निम्न श्रेणी के तावीज थे, फिर भी यांग ये को इससे काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार वह केवल निम्न श्रेणी के तकनीक तावीज ही बनाने में सक्षम था। 2 दिन तक दोनों छोटी लड़कियों के साथ रहने के बाद यांग ये तीसरे दिन भोर की पहली किरण के साथ जाग गया। उसने जल्दी से नहाया और फिर वह शाही महल के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। एसेंशन रैंकिंग का दूसरा दौर आज से शुरू हो रहा है। अध्याय 238, आरोही रैंकिंग के पुरस्कार। इस समय इंपीरियल पैलेस के प्रवेश द्वार के सामने 10 विशाल अखाड़े दिखाई दिए थे और असेंशन रैंकिंग के दूसरे दौर में भाग लेने वाले प्रगाढ़वादियों ने अखाड़ों के नीचे एक घने द्रव्यमान का निर्माण किया था।
जैसे ही सूरज क्षितिज पर धीरे धीरे उग रहा था, चांदी के कवच में सैनिकों का एक समूह शाही महल के भीतर से बाहर आया, और फिर वे चौक के चारों ओर खड़े हो गए। क्योंकि बहुत सारे लोग आरोही रैंकिंग देखने आए थे और यहाँ किसी भी तरह के संघर्ष की अव्यवस्था को रोकने के लिए ग्रैंड किन साम्राज्य ने यहाँ व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना भेजी थी। ठीक इसी समय लीसी अचानक चौक के बीचों बीच स्थित विशाल मैदान में प्रकट हुए। जैसे ही उन्होंने अपने नीचे घनी भीड़ को देखा, उन्होंने जोर से कहा, सभी, मुझे सबसे पहले आप सभी को बधाई देने की अनुमति दें जो सुरक्षित रूप से लौट आए हैं। क्योंकि ग्रैंड मायरीड पर्वत से जीवित वापस लौटने और दूसरे दौर में भाग लेने की योग्यता रखने से आप सभी की ताकत पहले ही साबित हो चुकी है। अब आप सभी के लिए अपना नाम बनाने का समय आ गया है। जब तक आप आरोही रैंकिंग के शीर्ष 30 में चढ़ने में सक्षम हैं, तब तक न केवल आपको प्रचुर पुरस्कार प्राप्त होंगे, बल्कि साम्राज्य 9 राज्यों के माध्यम से आपका नाम घोषित करेगा और दक्षिणी क्षेत्र में सभी को आपका नाम सुनने की अनुमति देगा। अब मुझे दूसरे दौर के नियमों के बारे में बताने की अनुमति दें। दूसरा दौर संचित अंक प्रणाली के आधार पर चलाया जाएगा। प्रतियोगिता के दूसरे दौर में भाग लेने के लिए कुल 3601 डिपॉफर्स हैं, जिनके पास योग्यता है। इन 3601 डिपॉफर्स को 10 समूहों में विभाजित किया जाएगा, और प्रत्येक समूह में 260 डिपॉफर्स होंगे। हर बार जब आप किसी प्रतिद्वंद्वी को हराते हैं, तो आपको एक अंक दिया जाएगा, और हर हार के कारण एक अंक काटा जाएगा। प्रत्येक समूह में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 3 लोग आगे बढ़ेंगे और असेंशन रैंकिंग में शीर्ष 30 के लिए रैंकिंग लड़ाइयों में भाग लेंगे। निष्पक्षता के लिए सभी डिपोर्फर्स को तावीज, औषधीय गोलियां और अन्य खजानों का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाता है जो प्रतियोगिता के दौरान उनकी ताकत को अस्थायी रूप से बढ़ावा देते हैं। उल्लंघन करने वालों की भाग लेने की योग्यता रद्द कर दी जाएगी या उन्हें मौके पर ही मौत की सजा दी जाएगी। इसे ध्यान में रखना सुनिश्चित करें। उसके बाद लीसी ने प्रतियोगिता के कुछ अन्य नियमों के बारे में बताया। उनमें से एक था एसेंशन रैंकिंग में शीर्ष 30 के लिए पुरस्कार। कहने की जरूरत नहीं है, शीर्ष 30 के लिए पुरस्कार वास्तव में बहुत आकर्षक थे। यहां तक कि भीड़ के बीच खड़े यांग ये भी उनके लालच में पड़ गए। बेशक वह केवल शीर्ष 3 के पुरस्कारों से ही मोहित हो गया था। असेंशन रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को एक मध्यम श्रेणी की अर्थ रैंक कॉम्बैट तकनीक, एक मध्यम श्रेणी की अर्थ रैंक डार्क ट्रेजर, 5 उच्च श्रेणी की तकनीक तावीज, 50,000 ऊर्जा पत्थर और 100 शीर्ष श्रेणी के ऊर्जा पत्थर दिए जाएंगे। बेशक असेंशन टोकन जो इसके मालिक को 6 महान शक्तियों, ग्रैंड किन साम्राज्य या तावीज मास्टर एसोसिएशन से अनुरोध करने की अनुमति देता है, उसे भी शामिल किया गया था। असेंशन रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आने वाले को एक निम्न श्रेणी की पृथ्वी रैंक लड़ाकू तकनीक, एक निम्न श्रेणी की पृथ्वी रैंक डार्क ट्रेजर, 2 उच्च श्रेणी की तकनीक तावीज और 20,000 ऊर्जा पत्थरों से पुरस्कृत किया जाएगा। असेंशन रैंकिंग में तीसरे स्थान पर आने वाले को निम्न श्रेणी के अर्थ रैंक डार्क ट्रेजर, 2 उच्च श्रेणी के प्रोफाउंड रैंक लड़ाकू तकनीक, 10 मध्य श्रेणी तकनीक तावीज और 9,000 ऊर्जा पत्थरों से पुरस्कृत किया जाएगा। जब शीर्ष 3 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई, तो केवल यांग ये ही नहीं था जो लुभाया गया था, यहाँ मौजूद सभी अन्य लोग भी उत्साह से भर गए थे। विशेष रूप से आरोही रैंकिंग में प्रथम के लिए पुरस्कार, वे पुरस्कार वास्तव में बहुत उदार थे। एक मध्यम श्रेणी की पृथ्वी रैंक लड़ाकू तकनीक और डार्क ट्रेजर। भले ही यह 6 महान शक्तियां और ग्रैंड किन साम्राज्य हों, ऐसे खजाने को अभी भी बेहद कीमती माना जाता था। इसके अलावा असेंशन टोकन इसके धारक को 6 महान शक्तियों, टेलिस्मैन मास्टर एसोसिएशन या ग्रैंड किन साम्राज्य में से किसी एक से अनुरोध करने की अनुमति देता है। इसे सरल शब्दों में कहें तो असेंशन टोकन प्राप्त करना इन सभी शक्तियों को अपने समर्थन के रूप में प्राप्त करने के बराबर था। यह टोकन के धारक या उस व्यक्ति के कबीले के लिए सफलता की ओर बढ़ने का एक सही अवसर था। बेशक आसपास के कई लोगों को असेंशन रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त करने की कोई उम्मीद नहीं थी। क्या मजाक है, पहला स्थान तो दूर, उनके लिए शीर्ष 30 में स्थान प्राप्त करना भी स्वर्ग चढ़ने जितना ही मुश्किल था। प्रत्येक समूह में 360 डिपॉफर्स थे, फिर भी इन 360 में से केवल 3 ही अगले दौर में आगे बढ़ सकते थे और असेंशन रैंकिंग में शीर्ष 30 पदों के लिए लड़ सकते थे। ऐसी प्रतिस्पर्धा बेहद क्रूर थी। हर कोई, आप जिस समूह से संबंधित हैं, वह आपके द्वारा प्राप्त लोहे की पट्टिका पर अंकित संख्या के अनुसार है। अपने अपने समूहों में जाकर लॉटरी निकालें। यह ध्यान रखना सुनिश्चित करें कि हर एक अंक आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रतियोगिता के अंत में आपकी रैंकिंग से संबंधित है। ली सी ने आगे कहा। जब उसने यह सुना, तो यांग ये ने कल जो लोहे की पट्टिका प्राप्त की थी, उसे बाहर निकाला और उस पर 9 नंबर लिखा हुआ देखा। दूसरे शब्दों में, वह 9वें समूह में था। ठीक उसी समय जब यांग ये एरिना नंबर 9 की ओर जाने वाला था, खुशबू का झोंका आया और फिर मुरोंग याओ उसके सामने प्रकट हुआ। मुरोंग याओ की खूबसूरत आंखों ने यांग ये की लोहे की पट्टिका पर नजर डाली और फिर उसने कहा, तुम्हारा नंबर 9 है। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने कहा, क्या यह हो सकता है कि आप भी वैसी ही हों? मुरोंग याओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरा नंबर 8 है।
मैंने एक नज़र डाली और पाया कि मेरे समूह में कोई भी दुर्जय लोग नहीं हैं, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। क्या यह हो सकता है कि युआन टोंग मेरे समूह में है? यांग ये ने आश्चर्य से कहा। युआन टोंग किसी भी समूह में नहीं है। मुरोंग याओ ने कहा, भूत संप्रदाय का ली जियानजुन आपके समान ही समूह में है। भूत संप्रदाय के ली शियानजुन। यांग ये ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और फिर पूछा, युआन टोंग किसी समूह में नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? मुरोंग याओ ने अपने कान के पास हवा से लहराते हुए खूबसूरत बालों को कंघी करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और फिर हल्के से कहा, वह अपेक्षाकृत विशेष है क्योंकि उसे किसी भी समूह में रखना उस समूह में भाग लेने वालों के साथ अन्याय होगा। इसलिए 6 महान शक्तियां, ग्रैंड किन साम्राज्य और तालिस्मन मास्टर एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से उसे पूरे अंकों के साथ अगले दौर में आगे बढ़ने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की। तो फिर किन योरान, वेनरेन यू और अन्य लोगों का क्या हुआ? यांग ये ने पूछा। उन्हें ऐसा व्यवहार नहीं मिला। किन योरान ग्रुप नंबर 1 में है, वेनरेन यू को ग्रुप नंबर 2 में रखा गया था, लेंग शिनरान ग्रुप नंबर 4 में है। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है, तो वे तीनों निश्चित रूप से अपने ग्रुप में अगले दौर में आगे बढ़ने वाले पहले व्यक्ति होंगे। मेरे ग्रुप में कोई विशेष रूप से मजबूत प्रतिद्वंद्वी नहीं है, इसलिए मेरे लिए आगे बढ़ना मुश्किल नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर, आपको सावधान रहना होगा क्योंकि न केवल भूत संप्रदाय के लिए जियानजुन आपके समूह में हैं, बल्कि ब्राइट मून संप्रदाय के हाओमिंग भी हैं। मुरोंग याओ ने कहा। ब्राइट मून संप्रदाय का हाओमिंग? यांग ये ने कहा, असेंशन माउंटेन रेंज पर ब्राइट मून संप्रदाय का एकमात्र जीवित सदस्य। मुरोंग याओ ने सिर हिलाया और कहा, इस बार ब्राइट मून संप्रदाय को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। हाओमिंग के अलावा ब्राइट मून संप्रदाय के सभी अन्य प्रतिभाशाली लोग असेंशन माउंटेन रेंज पर मारे गए। हाओमिंग हमेशा बहुत कम प्रोफाइल रखता है और वह सभी के साथ विनम्रता और मिलनसार व्यवहार करता है, नहीं वह किसी चीज के लिए लड़ता है या परेशानी खड़ी करता है। लेकिन जितना अधिक वह इस तरह से व्यवहार करता है, उतना ही मुझे लगता है कि वह सरल नहीं है। बेशक, आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी अभी भी ली जियानजुन है। इस बार, आप दोनों निश्चित रूप से एक दूसरे का सामना करेंगे और इस बार, वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए, आपको सावधान रहना चाहिए। वह वास्तव में साधारण नहीं है। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने कहा, मैं किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंकूंगा। मुरोंग याओ ने सिर हिलाया और फिर उसने यांग ये की ओर देखा और एक पल के लिए झिझकी, फिर उसने कहा, उस दिन असेंशन पर्वत श्रृंखला में मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। यांग ये दंग रह गया और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि आप हमेशा तलवार संप्रदाय में मेरी ओर से बोलते रहे हैं। मुरोंग याओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी जान बचाने के लिए आपका कर्ज नहीं भूलूंगी। यांग ये बोलने ही वाला था, लेकिन इस समय, आसपास की बेहद हलचल भरी भीड़ अचानक शांत हो गई थी। युआन टोंग यहाँ है, युआन टोंग। भीड़ में से किसी ने चिल्लाया। यांग ये ने उस चिल्लाहट के स्रोत की ओर देखा। उसने देखा कि युआन टोंग सबसे आगे चल रहा था, जबकि किन योरान, वेनरेन यू, लेंग शिनरान और ली जियानजुन उसके पीछे चल रहे थे और धीरे धीरे शाही महल के प्रवेश द्वार से बाहर निकल रहे थे। जैसा कि दक्षिणी क्षेत्र की युवा पीढ़ी के मजबूत विशेषज्ञों से उम्मीद की जाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे इतनी दूर होने के बावजूद मुझे इतना दबाव महसूस करा सकते हैं। खास तौर पर युआन टोंग, वह वास्तव में उस अस्तित्व के हकदार हैं जो मार्शल गॉड बनने की सबसे अधिक संभावना है। वह आत्मविश्वास और दबंग आभा। हाँ, अफसोस, हम सब पहले स्वर्ग क्षेत्र में हैं, लेकिन हमारे और उनके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? यह तुम्हारी माँ का दोष है कि उसने तुम्हें कुछ प्राकृतिक प्रतिभा के साथ जन्म नहीं दिया। भाड़ में जाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मुरोंग याओ ने युआन टोंग और अन्य लोगों को देखा और धीमी आवाज में कहा, इस साल की आरोही रैंकिंग युआन टोंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह मार्शल गॉड बनने के उनके मार्ग से संबंधित है और वह बिल्कुल भी हार नहीं सकते। इसलिए, यह बहुत संभव है कि ओरिजिन स्कूल ने उन्हें ट्रम्प कार्ड के रूप में काम करने के लिए कुछ दिया हो। अगर आप अगले दौर में आगे बढ़ने के बाद उनका सामना करते हैं, तो संभव हो तो हार मान लें। अन्यथा, वह निश्चित रूप से आप पर दया नहीं दिखाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यांग ये मुस्कुराया, फिर भी कुछ नहीं बोला। युआन टोंग वाकई बहुत ताकतवर था। लेकिन युआन टोंग चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, यांग ये को सीधे तौर पर हार स्वीकार करवाना बिल्कुल असंभव था। आखिरकार, यह प्रतियोगिता उसकी मां की सुरक्षा से जुड़ी थी। इसलिए, युआन टोंग का तो कहना ही क्या, वह अपनी तलवार खींचकर लड़ेगा, चाहे उसे 100 युआन टोंग का सामना करना पड़े या 1000 का। कभी कभी उसे नहीं पता होता था कि वह कुछ चीजों में सफल होगा या नहीं, लेकिन वह कोशिश जरूर करता था। जैसे कि जब युआन टोंग से लड़ने की बात आई थी। जब उसने यांग ये के चेहरे पर दिख रहे हाव भाव देखे, तो मुरोंग याओ ने हल्की सी आह भरी। कुछ समय तक यांग ये के संपर्क में रहने के बाद, उसे यांग ये के चरित्र की एक निश्चित समझ हो गई थी। इसलिए, जब उसने यांग ये के चेहरे पर दिख रहे हाव भाव देखे, तो उसे पता चल गया कि यांग ये को सीधे तौर पर हार स्वीकार करवाना बिल्कुल असंभव था।
लेकिन उसे यह बात समझ में आ गई क्योंकि यांग ये का जिक्र किए बिना, भले ही वह युद्ध में युआन टोंग से भिड़ जाए और उसे साफ पता हो कि वह उसके मुकाबले में नहीं है, फिर भी वह हार नहीं मानेगी। हार तो सकते हैं, लेकिन लड़ने की हिम्मत के बिना नहीं रह सकते। अगर लड़ने की हिम्मत ही न हो, तो तलवार के रास्ते पर कैसे चल सकते हैं। अध्याय 239 बेइमिंग यूयू। उनकी आकृतियां केंद्र में स्थित अत्यंत विशाल क्षेत्र में चमक उठी, और फिर उन्होंने लीसी को प्रणाम किया और फिर एक और हट गए। जैसे ही उसने युआन टोंग को देखा, लीसी की आंखों में एक जटिल भाव था। कितना अच्छा होता अगर यह राक्षसी प्रतिभा साम्राज्य में प्रकट होती। दुर्भाग्य से, वह मूल विद्यालय का सदस्य है। यदि साम्राज्य अपने भीतर ऐसी राक्षसी प्रतिभा रखते हुए मूल विद्यालय के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाता, तो भविष्य में मूल विद्यालय निश्चित रूप से और अधिक मजबूत होता जाएगा। उस समय साम्राज्य का भाग्य चिंताजनक होगा। ली सी ने भीड़ को देखने के लिए पीछे मुड़ने से पहले अपने दिल में हल्की आह भरी, और उसने बीच हवा में इशारा करके संकेत दिया कि भीड़ को शांत हो जाना चाहिए। भीड़ के चुप हो जाने के बाद उन्होंने कहा, हर कोई, मुझे लगता है कि हर कोई युआन टोंग को पहचानता है जो उसके पीछे खड़ा है, और मुझे लगता है कि हर किसी को उसकी ताकत का स्पष्ट अंदाजा है। क्योंकि जब समूहों को विभाजित किया गया था, तब एक अतिरिक्त व्यक्ति था। मेरे ग्रैंडकिन साम्राज्य, 6 महान शक्तियों और तावीज मास्टर एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से उसे अगले दौर में सीधे आगे बढ़ने की अनुमति देने का फैसला किया है। बेशक, अगर यहाँ मौजूद किसी को कोई आपत्ति है या वह इसे स्वीकार करने से इनकार करता है, तो आप उसे मौके पर ही चुनौती दे सकते हैं। जब तक आप उसे हरा देते हैं, तब तक आप सीधे आगे बढ़ सकते हैं। जब उन्होंने यह सुना, तो मैदान के नीचे मौजूद भीड़ ने सिर हिलाकर यह दिखाया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। क्या मजाक है, युआन टोंग को चुनौती देना? क्या यह मौत को दावत देने जैसा नहीं था? इसके विपरीत, वे वास्तव में इस निर्णय से सहमत थे। आखिरकार, उनमें से कोई भी युआन टोंग के साथ एक ही समूह में रहने के लिए तैयार नहीं था। जब ली सी ने देखा कि कोई आपत्ति नहीं है, तो उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया, और फिर उन्होंने कहा, चूंकि यह ऐसा है, तो मैं घोषणा करता हूं कि दूसरा दौर आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। इसके बाद, प्रत्येक समूह के प्रतिभागियों ने लॉटरी निकाली और फिर वे अपने अपने प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला करने के लिए मैदान में आ गए। कुछ तीव्र लड़ाइयों के बाद, लड़ाई में पहला छोटा सा चरमोत्कर्ष आ गया था, और यह इसलिए हुआ क्योंकि ग्रैंड किन साम्राज्य के किन योरान ने अखाड़े में प्रवेश किया था। किन योरान का प्रतिद्वंद्वी एक मजबूत कदकाठी का युवक था। युवक के हाथ में एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा था। इस समय, युवक को लग रहा था कि उसका प्रतिद्वंद्वी कितना दुर्जय है, और उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। हालांकि, उसने तुरंत हार स्वीकार करने का विकल्प नहीं चुना। किसी भी गहनज्ञ की राय में, हारना भयानक नहीं था, बल्कि हारने से पहले हार स्वीकार करना भयानक था। बेशक, वह अपनी प्रतिष्ठा खोने से और भी अधिक डर गया था। वह इतने सारे लोगों के सामने सीधे हार स्वीकार नहीं कर सकता था, और उसे लगा कि उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ कम से कम कुछ चालें बदलनी चाहिए। किन योरान ने मजबूत युवक को देखा और उदासीनता से कहा, हमला करो, अन्यथा तुम्हारे पास दूसरा मौका नहीं होगा। यह सुनकर उस मजबूत युवक की आंखों में क्रोध की एक झलक उभरी। यह किन योरान वास्तव में बहुत घमंडी है। जैसे ही उसके अंदर क्रोध जगा, उस मजबूत आदमी ने झिझकना बंद कर दिया, और उसने किन योरान की ओर तेजी से गोली चलाई। उसके बाद, उसने अपने पैरों से हल्के से ठोकर मारी, जिससे उसका शरीर हवा में ऊपर उठ गया, और फिर उसने दोनों हाथों से लोहे के बड़े हथौड़े को पकड़ लिया और फिर उसे किन योरान के सिर पर जोर से मारा। टकराना। एक धीमी और दबी हुई आवाज गूंजी और फिर वह मजबूत आदमी अखाड़े से बाहर फेंका गया और जमीन पर गिर पड़ा। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद भीड़ एकदम से दंग रह गई, क्योंकि कई लोगों ने यह भी नहीं देखा था कि किन योरान ने किस तरह हमला किया था। किन योरान ने भीड़ की तरफ देखा और उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी। क्योंकि इन लोगों से लड़ना उसके लिए वाकई समय की बर्बादी थी, और केवल 2 महलों की 2 महिलाएं और युआन टोंग ही उसके लिए योग्य प्रतिद्वंद्वी थे। इस बीच, एरिना नंबर 1 के जज ने अपने सदमे से उबरते हुए जल्दी से घोषणा की, झेंग जुन्युवान हार गया है, किन योरान जीत गया है। कितना दुर्जय। आखिरकार, झेंग जुन्युवान प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के 6ठे रैंक पर है, फिर भी वह किन योरान के एक भी वार का विरोध करने में असमर्थ था। किन योरान की ताकत वाकई बहुत भयानक है। हाँ, हम बर्बाद हो चुके हैं। हम भी ग्रुप नंबर 1 में हैं। हे भगवान, मुझे उम्मीद है कि मैं उससे नहीं भिड़ूंगा। उससे सामना होने पर सीधे हार स्वीकार कर लो। उसके सामने सीधे हार स्वीकार करना शर्मनाक नहीं है। एरिना नंबर 9 के आसपास, यांग ये ने किन योरान पर नजर डाली, फिर उसने अपनी नजर हटा ली, और फिर उसने एरिना नंबर 8 की ओर अपनी नजर घुमाई क्योंकि मुरोंग याओ एरिना में चढ़ गया था। मुरोंग याओ का प्रतिद्वंद्वी एक कबीले का शिष्य था। उसका नाम ली हान था, और वह प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के 7वें रैंक पर था। पहले के मजबूत आदमी की तरह, लीहान के चेहरे पर भी एक गंभीर भाव था। आखिरकार, मुरोंग याओ तलवार संप्रदाय का शिष्य था। जब उसे पता चला कि उसका प्रतिद्वंद्वी तलवार संप्रदाय से है, तो ली हान को पता था कि वह निश्चित रूप से हार जाएगा।
कबीलों और स्वतंत्र साधकों में ऐसे शिष्य थे जो संप्रदायों के शिष्यों को हरा सकते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह ऐसा कर सकता था। ठीक उसी तरह जैसे कि मजबूत आदमी को पता था कि वह उसके मुकाबले में नहीं है, फिर भी ली हान ने तुरंत हार नहीं मानी। अपनी हथेली को घुमाते ही उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी और फिर उसकी गहरी ऊर्जा उसमें पागलपन की हद तक बह गई। एक निश्चित समय पर ली हान की आकृति चमक उठी और वह तुरंत मुरोंग याओ के सामने आ गया, इससे पहले कि उसकी तलवार उसके गले पर वार करने के लिए एक मुश्किल कोण पर चली जाती। ली हान स्वाभाविक रूप से तलवार संप्रदाय के एक शिष्य का सामना करते समय पीछे हटने की हिम्मत नहीं करता था। इसलिए उसने अपनी गति और अपनी तलवार की गति को अपनी सीमा तक पहुंचा दिया, जिससे आसपास के कई लोग उसकी आकृति को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ हो गए। हालांकि जब उसकी तलवार मुरोंग याओ की गर्दन से 1 इंच दूर थी, तो उसने अचानक चलना बंद कर दिया। क्योंकि तलवार की नोक अचानक उसकी गर्दन पर आ गई थी और उसकी त्वचा को थोड़ा छेद भी दिया था, जिससे तलवार की नोक पर खून की एक बूंद गिर गई थी। तुम हार गए हो। मुरोंग याओ ने जज की ओर देखने से पहले अपनी तलवार वापस ले ली। तलवार संप्रदाय के मुरोंग याओ विजयी हैं। न्यायाधीश ने तुरंत घोषणा की। तलवार का कितना तेज वार। ली हान की तलवार पहले से ही बहुत तेज थी, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मुरोंग याओ उससे भी तेज होगी। ली हान वाकई बदकिस्मत है कि उसे तलवार संप्रदाय के एक शिष्य का सामना करना पड़ा। तलवार संप्रदाय के एक शिष्य के सामने तलवार चलाने के लिए उसे हार का सामना करना ही होगा। तलवार संप्रदाय की यह सुंदरी वास्तव में बहुत ही भयानक है। क्या तुमने देखा कि उसने कैसे हमला किया? उस गति से उसे रोकने की बात तो दूर, उसे देखना भी असंभव है। सौभाग्य से मैं उसके साथ एक ही समूह में नहीं हूं। समूह संख्या 8 के उन लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अखाड़े से उतरने के बाद वह यांग ये के पास पहुंची और तब मुरोंग याओ ने कहा, अब तुम्हारी बारी आने वाली है ना? यांग ये ने सिर हिलाया और फिर बोला, तुम्हारी तलवार वाकई बहुत तेज है। मुझे भी इससे थोड़ा डर लगता है। हाँ, मुरोंग याओ की तलवार उन सभी तलवार साधकों में सबसे तेज थी जिनका उसने सामना किया था। अगर उसने तलवार के इरादे को समझ लिया होता, तो एक बार जब तलवार के इरादे से उसकी तलवार की गति बढ़ जाती, तो उसकी ताकत निश्चित रूप से बेहद भयानक होती। मुरोंग याओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, तो क्या हुआ अगर यह तेज है? मैं अभी भी तुम्हारे बराबर नहीं हूं। आखिरकार तुमने तलवार की मंशा को समझ लिया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तलवार की मंशा का दमन तब और भी स्पष्ट होता है जब इसका उपयोग तलवार साधकों के खिलाफ किया जाता है। जब उसने यहां तक कहा, तो मुरोंग याओ एक पल के लिए रुक गया, थोड़ा हिचकिचाया और फिर कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने तलवार की मंशा को कैसे समझा? दरअसल वह पूछना नहीं चाहती थी। आखिरकार इस तरह की चीजों के बारे में पूछना एक बहुत बड़ी वर्जित बात थी। हालांकि वह वास्तव में तलवार के इरादे जैसे इरादे के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहती थी। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में तलवार के इरादे को समझने की कुंजी समझ शब्द में है, और यह मानसिक स्थिति पर जोर देता है। जब मन प्रबुद्ध होता है और समय सही होता है, तो आप स्वाभाविक रूप से इसे समझ लेंगे। अन्यथा चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, इस तरह के इरादे को समझना शायद मुश्किल होगा। दरअसल उसे स्वॉर्ड इंटेंट के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। उस समय उसे जो समझ में आया, उसका कारण था उसकी मानसिक स्थिति में आया बदलाव। मानसिक स्थिति में इस तरह के बदलाव के बारे में वह कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। मानसिक स्थिति में बदलाव। मुरोंग याओ ने धीमी आवाज में कहा। एरिना नंबर 9, स्वॉर्ड सेक्ट के यांग ये बनाम बेइमिंग कबीले के बेइमिंग यूयू। ठीक इसी समय एरिना नंबर 9 के जज ने अचानक ऊंची आवाज में घोषणा की। यह सुनकर मुरोंग याओ ने अपने विचारों पर नियंत्रण किया और फिर उसने यांग ये की ओर देखा और कहा, शुभकामनाएं। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर वह मैदान में कूद पड़ा। जब वह यहां पहुंचा, तो आसपास के अनगिनत लोग उसे देख रहे थे। यांग ये स्वाभाविक रूप से इन सभी प्रतिभागियों के लिए कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं था, क्योंकि वे असेंशन माउंटेन रेंज पर उसका पीछा करने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। इसी बीच नीली पोशाक पहने एक महिला मैदान में कूद पड़ी। वह बेहद खूबसूरत थी और उसका शरीर भी दुबला पतला था। जैसे ही वह अखाड़े में चढ़ी, उसने तुरंत ही कुछ लोगों की निगाहें यांग यी से हटा लीं। उसने उन निगाहों की परवाह न करते हुए यांग ये को देखा और कहा, मैं तुम्हें जानती हूं। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने कहा, ऐसा लगता है कि तुमने मेरा पीछा करके मुझे भी मारने की कोशिश की थी। बेइमिंग यूयू ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने नहीं किया। यांग ये ने अपना सिर हिलाया। अपनी हथेली को हिलाते ही वायलेट स्पिरिट उसके हाथ में प्रकट हो गई। हालांकि जब वह हमला करने वाला था, तो बेइमिंग यूयू ने अचानक कहा, किंग हाई और नांगोंग यान को तुमने ही मारा था, है न? यह सुनकर यांग ये के चेहरे पर भाव बदल गए और उसने पूछा, आप वास्तव में कौन हैं? उसने उस दिन लोगों के पूरे समूह को खत्म कर दिया था, और यह महिला उस समूह में बिल्कुल भी नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह परछाई से देख रही थी? लेकिन यह समझ में नहीं आता।
उस छोटे से आदमी की क्षमता के साथ कोई भी मेरे सामने नहीं छिप सकता, और मेरे सामने यह महिला स्वाभाविक रूप से नहीं छिप सकती। बेइमिंग यूयू ने यांग ये की ओर देखा और फिर बोली, मैं हाई जू हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या भाई यांग को अब भी मेरी याद है जू। यांग ये दंग रह गया, और फिर उसने उसे आंकने से पहले आश्चर्य से कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? हाँ, यह महिला बेइमिंग यूयू हाई जू से बिल्कुल अलग थी। यहाँ तक कि उनकी शक्ल, सूरत और व्यवहार भी बिल्कुल अलग थे। अध्याय 240 द घोस्ट सेक्ट के लिए जियानजुन। बेइमिंग यूयू ने सिर हिलाया और कहा, कुछ कारणों से मैंने ग्रैंड मायरीड पर्वत में प्रवेश करने से पहले अपना भेष बदल लिया। मैं भाई यांग का आभारी हूं कि उन्होंने असेंशन माउंटेन रेंज पर मुझ पर बार बार दया दिखाई। यूयू इस दयालुता को याद रखेगा, इसलिए उसने अपना भेष बदल लिया। यांग ये ने थोड़ा सिर हिलाया, और वह अपने दिल में थोड़ा हैरान था। उसे आश्चर्य हुआ कि वह भी उसकी भेष बदलने की तकनीक में कुछ भी असामान्य नहीं देख पाया। वर्तमान में उसके कई दुश्मन थे, इसलिए अगर वह यह तकनीक सीख लेता तो वह बहुत सी परेशानियों से बच सकता था। जब उसने यहाँ तक सोचा तो यांग ये ने कहा, मिस बेइमिंग, क्या आपकी यह तकनीक आपके कबीले के बाहर किसी को दी जा सकती है? बेशक, मैं पर्याप्त कीमत चुकाऊंगा। भाई यांग यह भेष तकनीक सीखना चाहते हैं। बेइमिंग यूयू थोड़ा चकित था। यांग ये ने सिर हिलाया। जब बेइमिंग यूयू कुछ और कहने ही वाला था, तभी भीड़ में से किसी ने अचानक जोर से चिल्लाकर कहा, तुम दोनों लड़ने वाले हो या नहीं? अगर नहीं लड़ने वाले हो तो जल्दी से नीचे उतर जाओ। एक दूसरे से फ्लर्ट करना और सबका समय बर्बाद करना बंद करो। बिल्कुल, यह एक अखाड़ा है, फ्लर्ट करने की जगह नहीं। क्या तुम दोनों जल्दी कर सकते हो? हम्फ। अफवाहों के अनुसार यह यांग ये एक निर्दयी और निर्णायक व्यक्ति है, लेकिन वह वास्तव में बेइमिंग कबीले की बेइमिंग यूयू के सामने अड़ियल व्यवहार कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उससे प्यार करने लगा है? वे एक दूसरे के साथ खुशी से कैसे बात कर रहे हैं, इसके आधार पर मुझे लगता है कि यह बहुत संभव है। हालांकि उनके बीच कोई रिश्ता होना असंभव है। आखिरकार युआन टोंग और ली जियानजुन निश्चित रूप से यांग ये को जाने नहीं देंगे। दूसरे शब्दों में, क्या वह प्रतियोगिता में जीवित रह पाएगा या नहीं, यह एक समस्या है। वह मौत का हकदार है। उसने हम सभी को असेंशन माउंटेन रेंज से वापस लौटने में असमर्थ बना दिया। अगर वह नहीं होता तो डाकबीस्ट साम्राज्य के डाकबीस्ट एक साथ नहीं मिलते, और अगर वे एक साथ नहीं मिलते तो हम और भी अधिक इनकोर प्राप्त करने में सक्षम होते। लेकिन अब केवल 3000 से अधिक ही पर्याप्त इनकोर प्राप्त करने में सक्षम थे, और यह संख्या पिछले वर्षों की तुलना में बहुत कम है। बिल्कुल, अगर वह नहीं होता तो मैं और भी अधिक इनकोर प्राप्त करने में सक्षम हो सकता था। इस तरह मुझे ओरिजिन स्कूल या इंपीरियल अकादमी में प्रवेश करने का अवसर मिलता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अखाड़े के नीचे खड़ी भीड़ में जोरदार चर्चा हो रही थी, और कई लोगों ने तो यांगी को कोसना भी शुरू कर दिया था। अखाड़े में जज ने अपना सिर हिलाया, और फिर उसने बेइमिंग यूयू और यांग ये की तरफ देखा और फिर कहा, लड़ाई शुरू करो। यांग ये ने जज की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह अखाड़े के किनारे चला गया, नीचे भीड़ की तरफ देखा, और फिर उपहास के साथ हंसा और कहा, मुझे पता है कि आप में से कई लोग मुझसे नाराज हैं, और कुछ तो मुझे मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहते। अब मैं आप सभी को एक मौका देता हूँ। जो लोग असंतुष्ट हैं, वे यहाँ क्यों नहीं आते? यह सुनते ही अखाड़े के नीचे खड़ी भीड़ तुरंत शांत हो गई, लेकिन कुछ ही देर में वे फिर से शोर मचाने लगे। यांग ये, तुम किस बात पर घमंडी हो रही हो? तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन क्या हुआ? यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। अगर तुम में क्षमता है तो उनके सामने घमंड से पेश आओ। यदि आपके पास वह रहस्यमयी डाकाबीस्ट नहीं होता तो आप बहुत पहले ही असेंशन माउंटेन रेंज पर मर गए होते। एक इंसान जो डाकाबीस्ट पर निर्भर है, वह वास्तव में सभी इंसानों के लिए शर्म की बात है। बिल्कुल सही। उस दिन युआन टोंग के एक भी वार का कोई प्रतिरोध नहीं कर पाया था। फिर भी तुम यहाँ अहंकार से पेश आने की हिम्मत रखते हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अखाड़े के नीचे खड़ी भीड़ लगातार बोलती रही, लेकिन उनमें से किसी ने भी अखाड़े में चढ़कर यांगे से लड़ने की हिम्मत नहीं की। अखाड़े में यांगे ने अपना सिर हिलाया, और फिर वह बेइमिंग यूयू को देखने के लिए मुड़ा, इससे पहले कि वह कहे, मिस बेइमिंग, पहला हमला शुरू करो। बेइमिंग यूयू ने जज की ओर देखने से पहले यांगे को देखा, और उसने कहा, मैं हार स्वीकार करती हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह यांगे को देखने के लिए मुड़ी और बोली, यदि भाई यांग वास्तव में उस भेष तकनीक में रुचि रखते हैं, तो आप आरोही रैंकिंग समाप्त होने के बाद मेरे बेइमिंग कबीले की यात्रा कर सकते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह यहाँ और नहीं रुकी, और वह पलट गई और अखाड़े से बाहर चली गई। जज दंग रह गया। उसने कल्पना नहीं की थी कि 4 महान कुलों में से एक, बेइमिंग कबीले का प्रतिनिधि वास्तव में सीधे हार स्वीकार करेगा। भले ही अफवाहों के अनुसार यांग ये की ताकत दुर्जेय थी, लेकिन यह बेइमिंग यूयू को सीधे हार स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के बिंदु तक मजबूत नहीं हो सकती थी।
जिस समय बेइमिंग यूयू ने हार स्वीकार की, उस समय सिर्फ जज ही हैरान नहीं थे, बल्कि अखाड़े के नीचे मौजूद भीड़ भी हैरान थी। जाहिर है, उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि बेइमिंग कबीले से बेइमिंग यूयू वास्तव में इस तरह हार स्वीकार कर लेगी। बेइमिंग यूयू स्वाभाविक रूप से उन्हें यह नहीं बताएगी कि यांग ये कितनी भयानक थी। वह यांग ये की असली ताकत से भी वाकिफ नहीं थी। हालांकि वह एक बात जानती थी, और वह यह कि नांगोंग यान और अन्य लोग यांग ये के हाथों असेंशन माउंटेन रेंज पर मारे गए थे। कुछ देर बाद जज सदमे से उबर गया और फिर उसने यांग ये की तरफ देखा और कहा, तलवार संप्रदाय की यांग ये विजयी हुई है। यांग ये ने यह सुनकर पलटकर अखाड़े से बाहर निकल गया। वह भी तब दंग रह गया जब उसने सीधे तौर पर हार स्वीकार कर ली। हालांकि कुछ देर सोचने के बाद उसे समझ में आ गया। उसे एहसास हुआ कि यह शायद असेंशन माउंटेन रेंज पर उसके द्वारा प्रकट की गई ताकत की वजह से हुआ है। हालांकि बेइमिंग यूयू को नहीं पता था कि यह छोटा सा साथी और डार्क बीस्ट्स का समूह था जिसने नांगोंग यांग और अन्य लोगों को मार डाला था। अखाड़े से उतरने के बाद मुरोंग याओ यांग ये के पास आया और पूछा, क्या आप बेइमिंग कबीले की बेइमिंग यूयू को जानते हैं? यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, मैं असेंशन माउंटेन रेंज पर उसके संपर्क में आया था। वह बहुत बुद्धिमान महिला है। बेशक वह है। मुरोंग याओ ने यांग ये की ओर देखा और कहा, उसे एक बुद्धिमान महिला कहा जाता है। शाही राजधानी में उसके और तावीज मास्टर एसोसिएशन की बाइकिंग के पास जो बुद्धिमत्ता है, वह अनगिनत लोगों में भय पैदा करती है। यांग ये ने बाइकिंग शब्द सुनते ही अपना सिर हिला दिया। वह वास्तव में इस महिला को नापसंद करता था, न ही वह उसके साथ कोई संपर्क रखना चाहता था। दूसरी ओर बेइमिंग यूयू बेहतर थी क्योंकि भले ही वह बुद्धिमान थी, लेकिन उसका स्वभाव बाइकिंग से बहुत बेहतर था। अगली कुछ लड़ाइयों में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं था और कोई भी डार्क हॉर्स नहीं था। आखिरकार यह अभी भी वह समय था जब कमजोर लोगों को बाहर किया जाता था। हालांकि ये लड़ाइयां अभी भी दिलचस्प थीं, खास तौर पर कुछ अजीब और असामान्य चालें और तकनीकें, और इसने वास्तव में अखाड़ों के नीचे भीड़ का मनोरंजन किया। कुछ ही समय में फ्लावर पैलेस के वेनरेन यू और स्नो पैलेस के लेंग शिनरान अपने अपने अखाड़ों में पहुंच गए, और जैसी कि उम्मीद थी, उन्होंने एक ही चाल में अपने विरोधियों को सीधे हरा दिया। इससे अन्य लोगों को यह देखने का अवसर मिला कि 6 महान शक्तियों के शिष्य कितने शक्तिशाली थे, और इससे असंख्य लोगों की इन संप्रदायों में शामिल होने की इच्छा प्रबल हुई। भूत संप्रदाय के लिए शियानजुन बनाम तलवार संप्रदाय के यांग ये। ठीक इसी समय एरिना नंबर 9 से एक जोरदार चिल्लाहट सुनाई दी, और इसने भीड़ को शांत कर दिया। अगले ही पल अनगिनत लोग शोर मचाने लगे। तलवार संप्रदाय और भूत संप्रदाय दो विरोधी संप्रदाय थे, और यह दक्षिणी क्षेत्र में बिल्कुल भी रहस्य नहीं था। अतीत की आरोही रैंकिंग में या तो भूत संप्रदाय या तलवार संप्रदाय के शिष्यों का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया था। अब जब ये दोनों शिष्य एक ही समूह में थे और एक दूसरे से लड़ने वाले थे, तो वे जानते थे कि यह निश्चित रूप से एक अत्यंत तीव्र लड़ाई होगी, क्योंकि इन दोनों संप्रदायों के शिष्य एक दूसरे पर दया नहीं दिखाते। सीधे शब्दों में कहें तो जब तक इन दोनों संप्रदायों के शिष्य मिलते हैं, तब तक एक पक्ष का मरना तय है। इस समय दर्शकों ने अन्य अखाड़ों पर लड़ाई देखना बंद कर दिया था, और व्यवहारिक रूप से सभी ने अपनी निगाहें अखाड़ा नंबर 9 की ओर केंद्रित कर ली थीं। यहां तक कि फ्लावर पैलेस के वेनरेन यू और स्नो पैलेस के लेंग शिनरान भी इस लड़ाई पर ध्यान दे रहे थे। सभी की निगाहों के सामने यांग ये और ली जियानजुन मैदान में कूद पड़े, लेकिन उन्होंने तुरंत एक दूसरे पर हमला नहीं किया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हम इतनी जल्दी एक दूसरे से मिलेंगे। ली जियानजुन ने यांग ये को देखा, जबकि वह चेहरे पर मुस्कान के साथ बोल रहा था। अपनी कलाई को मोड़ते ही यांग ये के हाथ में वायलेट स्पिरिट प्रकट हुई, और फिर उसने कहा, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी एक दूसरे से भिड़ जाएंगे, लेकिन यह भी अच्छा है। आओ मुझे देखने दो कि वास्तव में इस लड़ाई में कौन बच पाएगा और कौन इस अखाड़े में गिरेगा। यांग ये को ली जियानजुन के प्रति कोई घृणा महसूस नहीं हुई, लेकिन सू किंगशी की वजह से वह ली जियानजुन को मारने के लिए दृढ़ था। बेशक ली जियानजुन भी उसे मारने के लिए दृढ़ था। चूंकि यह ऐसा था, तो उनमें से केवल एक को ही इस अखाड़े से जीवित निकलना था। कलाई घुमाने से ली जियानजुन के हाथ में काली दरांती आ गई, और फिर उसने उसे लापरवाही से इधर उधर घुमाया और फिर मुस्कुराया और कहा, हम दोनों के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे संप्रदायों ने हमें अपूरणीय दुश्मन बना दिया है। आपकी ताकत खराब नहीं है, और मैं आपके स्वभाव की प्रशंसा करता हूं, लेकिन मेरे पास आपको मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अन्यथा मेरे लिए अपने संप्रदाय को स्पष्टीकरण देना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आपको आज ही मरना होगा। यांग ये ने कंधे उचका दिए, और फिर उसने जज की ओर देखा और कहा, क्या हम शुरू कर सकते हैं? शुरू करें। जज ने तुरंत घोषणा की। जैसे ही जज ने बोलना समाप्त किया, यांग यी और ली जियानजुन तुरंत मौके पर गायब हो गए, और फिर अखाड़े से धातु के टकराने की आवाज गूंज उठी। इस समय भीड़ उत्साह से भर गई। संप्रदायों के अनुयायियों के बीच लड़ाई एक ऐसी लड़ाई थी जिसका वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस बार यह पहले की तरह एक तरफा नहीं था।
इस बार वे अपने दिल की इच्छानुसार देख सकते थे। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।